के निर्माण के लिए प्रत्येक नागरिकों को अपने दायित्वों और कर्तव्यों को समझना होगा। इस दौरान उन्होंने आगे कहा कि सभी को भारत के विकास के बारे में सोचना चाहिए। आप भी सुने। और लोग हमसे भी सिफारिश करते थे, भाई आप आए हैं किसी भी चिकित्सक को दिखवा लीजिए। नहीं साहब, आप एक बार बोल देते डॉक्टर वाईडी सिंह जी देख लेते तो अच्छा रहता। और हम लोग बोलते थे कि डॉक्टर साहब, भाई ये व्यक्ति कुशीनगर से आया है, बलिया से आया है, देवरिया से आया है, नेपाल से आया है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो हंसते हुए कहते, क्या महाराज जी आप ऐसा बोल दे रहे हैं, क्या मैं इससे पैसा मांगूंगा? अरे आप मंदिर से मुझे एक बार अब फोन आ गया तो अपने आप में यही पर्याप्त है। और फिर उसको देखते थे, उसको दवा लिखते थे, सही राय देते थे। फिर एक समाजसेवी के रूप में मैं देखता था कि वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अपनी सेवा देते थे। अगर कॉलेज बंद है तो कॉलेज का भ्रमण करने के बाद फिर अपने घर में मरीजों को देखते थे और शनिवार रविवार को आकर के बस्ती में आकर के यहां पर भी यहां के लोगों को फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करते थे। अक्सर होता क्या है, जब हम लोगों को कोई जिम्मेदारी मिलती है तो हम भूल जाते हैं। अक्सर ये चीजें सरकारी सेवा में देखने को मिलती है। एक बार सेवा में आने का अवसर प्राप्त होता है तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस सेवा को अनवरत रूप से बनाए रख पाते हैं। अपने दायित्वों को समझना आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर मुख्य महोत्सव को संबोधित करते हुए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पंच प्रण की बात की थी, तो पंच प्रण में जो बात की थी उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वास्तव में डॉक्टर वाईडी सिंह जी के व्यक्तित्व में झलकती हुई दिखाई देती थी। किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब के लिए नहीं, हमें भारत के बारे में सोचना है, एक विकसित भारत के बारे में सोचना है। और अंतिम कर्तव्य जो उन्होंने बताया कि नागरिकों का कर्तव्य, हर नागरिक अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाए, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगेगी। और वह ये सभी पंचप्रण डॉक्टर वाईडी सिंह जी के व्यक्तित्व में झलकती थी। उन्होंने गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रह करके अपने विभाग को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में योगदान किया। प्राचार्य के रूप में उस मेडिकल कॉलेज के विकास में भरपूर योगदान दिया। एक संवेदनशील चिकित्सक के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के जीवन को बचाने के लिए उस समय जब इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियां थी, उस समय उन्होंने पूरी ताकत के साथ इस बीमारी का मुकाबला करने के लिए, यहां के बच्चों को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत के साथ अपना योगदान दिया। अपनी विरासत का सम्मान देने के लिए अपनी मातृभूमि में आकर के यहां के बच्चों को प्रति सप्ताह आकर के बैठते थे और बच्चों को फ्री में उपचार कराते थे। बस्ती वासियों को उपचार कराने के लिए गोरखपुर न जाना पड़े, इसके लिए वे स्वयं शनिवार रविवार को आकर के यहां स्वयं अपनी ओपीडी चलाते थे। और विकास की योजना के साथ जब वहां से सेवानिवृत्त हुए तो स्नातक प्रतिनिधि के रूप में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई। लगातार कार्य करते रहे, एक समाजसेवी के रूप में कार्य करते रहे। लगातार इतनी सहजता, इतना बड़ा चिकित्सक, जिस समय डॉक्टर वाईडी सिंह जी काम करते थे, एक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे थे बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर, निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश में उतना बड़ा चिकित्सक कोई नहीं था, उतनी अच्छी प्रैक्टिस करने वाला कोई चिकित्सक नहीं था। लेकिन इस अहंकार से मुक्त, पूरी सहजता, शालीनता,
यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने मंगलवार को कहा कि पुलिस की ओर से अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पहली बार माफिया अतीक अहमद और उसके 2 अन्य साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर ऐसे 66 माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयां की जाती हैं उसका अनुश्रवण खुद एंटी माफिया टास्क फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने कार्रवाइयां की हैं उसके बहुत ही अब सफल परिणाम आने लगे हैं। अब तक जो माफिया चिन्हित हैं उनकी लगभग 2,827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो इनके ठेके, टेंडर इत्यादि से जो इनको हानि हुई है सभी माफियाओं को, उसकी राशि लगभग 1,500 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने इस दौरान माफिया या इनके साथियों को जो दंडित कराया है उनकी संख्या लगभग 48 है। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन का। आज गोरखपुर के प्रेस क्लब में सराफा व्यापारी मंडल के व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सराफा व्यापार मंडल में कुछ लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो लगाकर एक संगठन का संचालन कर रहे हैं, जबकि इसकी जानकारी ना व्यापारी नेताओं को है ना किसी और को। इस पर राजगीर दिखाते हुए सराफा व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन से इसकी जांच की मांग की है। सराफा मंडल हमारा परसों हम लोग एक बड़ी बैठक की है जिसमें 50 लोग थे और उस सराफा बैठक में हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि गोरखपुर के अंदर जो भी माल व्यापारी बेचते हैं वह अपना जो स्टैंडर्ड मानक है सरकार का उस मानक के अनुरूप माल बेचें। कोई भी आदमी अगर गलत करता है तो हम उसका नाम चिन्हित करेंगे और अपने एसोसिएशन के तरफ चिन्हित करने के बाद उसको हम अपने एसोसिएशन के तरफ से समझाएंगे, बात करेंगे और वो कार्य बंद करेंगे। यह जो है अमर जौहरी ने जो माल मार्केट में बेच चुका है, हाँ, उसके लिए आप लोग क्या करें? जो अमर जौहरी आपको बताएं, अमर जौहरी मेरे यहाँ मिर्जापुर से खबर है, बताते चले कि ऑल इंडिया सम्यक बैकवर्ड बुद्धिजीवी एम्प्लॉयज समिति के तत्वाधान में भूमि अधिकार जन आंदोलन के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे संगठन से जुड़े और इस दौरान लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राजकीय इंटर कॉलेज के सामने बीएलजे ग्राउंड पर धरना प्रदर्शन कर समाज में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग की है। आंदोलन में और तेजी आ रही है। इतनी गर्मी के बावजूद इतनी सारी पब्लिक धरने पर आई हुई है। हमारी मुख्य मांगे हैं कि भूमिहीनों को, गरीबों को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत
5 बीघे जमीन आवंटित खतौनी के साथ आवंटित की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता को लागू हुए 16 बरस से अधिक हो गया, लेकिन आज तक उस संहिता के तहत भूमिहीनों को जमीन आवंटित नहीं की गई और ना ही की जा रही है। इसलिए हम लोग आंदोलनरत हैं। ये सारी महिलाएं, ये सारे आदमी जो आए हुए हैं, ये हमसे मिर्जापुर जनपद, सोनभद्र जनपद, भदोही। बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन चीनी मिल में पैनल के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई, तो वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताते चले कि कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ परिजनों ने तहरीर दी है। पैनल के नीचे दब के मरा गया। कैसे हुआ, क्या कर रहा था? नीचे पैनल में चापा लगाने के लिए गया था। कब हुआ ये? 9 बजे के टाइम। अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? गाजियाबाद में प्राकृतिक आपदा से फसल के नुकसान के प्रति शासन की उदासीनता से किसान निराश हो गए हैं। बताते चले कि बारिश की वजह से कई किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से परेशान किसानों ने जिला कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। फसल की बुआई समय से हो सके और वक्त पर सब्सिडी बढ़ाए, उसमें लागत बढ़ी। हरदोई से अगली खबर है। बताते चले कि हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। दरअसल ऑटो और कार की जोरदार भिड़ंत हुई, जिससे इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस अब पूरे मामले पर गहनता से जांच में जुट गई है। सूरजपुर जिले के ओडगी ब्लॉक कुदरगढ़ के पास काला मांजन में सोमवार को उत्पात मचाने और 2 लोगों की जान लेने वाले बाघ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर पिंजरे में कैद कर लिया। मंगलवार की सुबह से बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की एक्सपर्ट टीम सक्रिय हुई और करीब 1 घंटे भर की मशक्कत के बाद उसे काबू कर लिया गया। बाघ के काबू में आने से न केवल जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली, बल्कि आसपास के लोगों ने भी राहत महसूस की। खासकर कुदरगढ़ मेले में भी अब दहशत का माहौल खत्म हो गया है, जिससे वहां अब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई है। अभी जिस तरह से बाघ का रेस्क्यू किए हैं, इसके बाद इसके उपचार की ज़रूरत है। लगातार 15 दिन करीब उपचार की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद इसको वापस जंगल में छोड़ने की प्रक्रिया की जाएगी। सर, अभी कैसी स्थिति है बाघ की? अभी तो नाजुक स्थिति है, क्योंकि वो अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है। इसको वो उचित जगह में ले जाके एमपी की शिवराज सरकार दिव्यांग श्रेणी के व्यक्तियों को प्रथम पंक्ति में खड़े करने के लिए लगातार प्रयास कर रही, लेकिन स्थानीय स्तर पर होने वाली राजनीति निर्वाचित हो चुके लोगों का मनोबल गिरा रही है। प्रदेश में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में छतरपुर जिले की पहरापुरवा ग्राम पंचायत से निर्वाचित हुए दिव्यांग गोविंद दास कुशवाहा अपनी सरपंची पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे, तो वहीं सभी परेशान लोगों ने अपना हाल मीडिया के सामने जाहिर किया है। हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं, लेकिन गोविंद दास कुशवाहा जी देखिए, एक जो सरपंच निर्वाचित हुए थे पहरापुरवा गांव राजनगर तहसील खजुराहो से, उनको राजनीतिक देश भावना के तहत और राजनीतिक दबाव में प्रशासन द्वारा उनको जो 8 वोटों से हरा दिया गया है। एक व्यक्ति जो याचिका लगाई थी, उनका नाम है और ये सारा पूरा इसमें सब है। इनका जो प्रमाण पत्र है, गोविंद दास कुशवाहा जी को जब चुनाव ये जीते थे 14 जुलाई को, इनको 1 वोट से चुनाव ये जीते थे, इनको ये प्रमाण पत्र भी मिला है। इसके बाद ये याचिका लगा के याचिकाकर्ता ने कोर्ट में, एसडीएम कोर्ट में याचिका, हम इस मामले को लेके आए हैं। मैं वहाँ पे नवनिर्वाचित अभी जो कुछ समय पहले चुनाव हुए थे, उसमें मुझे जनता जनार्दन के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप वहाँ पे सरपंच बनाया गया था, लेकिन वहाँ पर कुछ राजनीतिक साजिश के तहत
मुझे उस सरपंच पद से पृथक कर दिया गया है। वो राजनीतिक दबाव और पैसे के लेन देन में, इसमें एसडीएम राजनगर और जनपद सीओ की मिलीभगत से राजनीतिक दबाव के कारण मुझे। प्रयागराज में उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद समेत 3 को दोषी सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद दिवंगत उमेश की मां ने कहा कि अपहरण केस में अतीक को आजीवन कारावास की सजा हुई, इससे हम संतुष्ट हैं, लेकिन हत्या के मामले में भी आरोपी को सजा सुनाई जाए। आप भी सुने। मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा, अपने फैसले का इंतजार करते, लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत में इसको सजा मिलेगी, तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला, लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था, इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया, साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे। तो बताइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। मेरे वकील आकर के इस चीज का जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ, बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल। मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी, एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी यूपी के रायबरेली से खबर है। बताते चले कि घर से निकले एक युवक का जब 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई पता नहीं चल सका, तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। समस्या ये है कि मेरा भतीजा खो गया है और 22 तारीख को दिन को गया, वो 3-4 बजे रायबरेली काम से, वहीं से अभी तक वापस नहीं आया। इसकी शिकायत आपने कहीं की? मैंने मिलेरिया से किया है शिकायत, आज 3-4 दिन हो गए हैं, पर कोई सूचना, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। यदि न्याय नहीं मिलता तो क्या करेंगे आप? न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आगे से आगे बढ़ूंगी। मेरा समस्या ये है कि ये मेरा भतीजा है, 22 तारीख को बुधवार को रायबरेली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।